हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने 70 क्वेश्चन देख लिया। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71 जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, फॉर अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वन डबली रेनफोर्समेंट रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम 400 मल्टीप्लाई बाई 800 यानी कि 400 बाई 800 mm का क्रॉस सेक्शन है। और यहाँ पर 800 mm जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन को यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। 400 और ये है 800 और क्या दिया गया, द बीम इज रेनफोर्स विथ 2500 mm स्क्वायर ऑफ स्टील इन टेंशन, अच्छा, एंड 720 यानी कि 720 mm स्क्वायर ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। कहने का मतलब है कि शुरुआत में क्वेश्चन में ही कह दिया था कि यहाँ पर जो बीम है वो है डबली रेनफोर्समेंट बीम, और डबली रेनफोर्समेंट बीम में ऊपर कंप्रेशन स्टील भी होता है और नीचे टेंशन स्टील भी होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 बार ऊपर नीचे शो किए, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 2 ही बार हो गए, लेकिन अच्छी बात यह कि यहाँ पर टोटल एरिया हमें डायरेक्टली दिया गया है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेसर यानी कि ASC में कितना लिख सकता हूँ 720, और एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन AST में कितना लिख सकता हूँ 2500। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो mm स्क्वायर में है। आगे क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं। द इफेक्टिव कवर फॉर कंप्रेशन इज 60 mm। अच्छा, इफेक्टिव कवर दिया गया है। ठीक है, ये नॉमिनल कवर, फिर इफेक्टिव कवर, उसके बाद है क्लियर कवर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्या है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव कवर डायरेक्टली गिवन है, तो हम लिख सकते हैं D' इज इक्वल टू 60 mm। अच्छा, आगे क्या गिवन है, अज्यूम बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन स्टील यील्ड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज डैश mm, यूज M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe 250, अज्यूम कंसिडरेशन गिवन इन IS 456/2000। अच्छा, अब क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगाना है और XU की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन फॉर्मूला जैसा कि आप सभी को पता है काफी लंबा है, 0.36 FCK, उसके बाद क्या आ जाएगा BXU प्लस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन ASC मल्टीप्लाई बाय FSC माइनस FCC, ठीक है, FCC लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू 0.87 FY AST। ठीक है, ये फॉर्मूला है, यहां से हमको XU मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा XU, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहां पर 0.36 FCK हमें पता है, BB हमें पता है, XU हमें फाइंड आउट करना है, ASC गिवन है, FCC और FSC और FCC पे बात अटकती है कि FSC क्या लेंगे और FCC क्या लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर Fe 250 यूज हुआ है तो FSC इज नथिंग बट 0.87 FY एंड FCC 0.45 FCK, और बाकी सारी वैल्यू तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.36 FCK कितना है, M20 ग्रेड यूज करना है, तो FCK 20 मल्टीप्लाई बाय B कितना है 400 मल्टीप्लाई बाय XU प्लस ASC कितना है भाई 720 मल्टीप्लाई बाय FSC कितना है 0.87 FY। जैसा कि मैंने अभी कहा कि Fe 250 ग्रेड स्टील है, तो FSC की वैल्यू हो जाएगी 0.87 FY। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि बाकी Fe 250 के अलावा Fe 415 है, Fe 500 है, या कोई नया स्टील का ग्रेड है, तो हम क्या करेंगे। तो उस सूरत में आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अगर कोई भी नया स्टील दिया होगा तो आपको FSC की वैल्यू गिवन रहेगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि FSC की वैल्यू जो है वो एक्चुअली में SP16 में दी है, और SP16 एग्जाम में तो अलाउड नहीं है, तो उनको वैल्यू देना ही पड़ेगा। तो 0.87 FY कितना है हमारे पास, FY है 250 माइनस 0.45 FCK कितना है M20, तो 20 लिख दिया, इज इक्वल टू 0.87 FY 250 मल्टीप्लाई बाई AST कितना है 2500। ये पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो फटाफट से आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका XU इज इक्वल टू 136.67 mm। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर आ जाना काफी है क्या,
आंसर आ जाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप एक बात हमेशा ध्यान रखो कि आप जब भी बीम डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो, और एक्सयू की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने, तो आपको लिमिटिंग वैल्यू चेक करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि यहाँ पर Fe250 ग्रेड कॉन्क्रीट स्टील यूज हुआ है, तो यहाँ पर लिमिट वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग, यानी कि एक्सयू लिमिटेड इज इक्वल टू 0.53 डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, 0.53 मल्टीप्लाई बाय कितना है 800 mm इफेक्टिव डेप्थ है, तो यहाँ पर 0.53 मल्टीप्लाई बाई 800 हमें करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 424 जितना आ जाएगा, 424 mm, जो कि किससे बड़ा है 136.67 mm। कहने का मतलब ये कि ये जो XU की वैल्यू आ जाएंगी ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, ये आ जाएगी UR, ठीक है, यानी कि अंडर रेनफोर्समेंट कंक्रीट, और हमें डिजाइन अंडर रेनफोर्स ही करना है, इस वजह से ये वैल्यू सही कहलाएंगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन नंबर 72, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन proper testing is required. One specimen is brought into laboratory test. When a specimen of M30 concrete is loaded to a stress level of 15 MPa, a strain of 6 multiplied by 10 raised to minus 8 is recorded. If this load is allowed to stand for a long time, the strain increases to 13 multiplied by 10 raised to minus 8. In accordance with provision of IS 456-2000, considering the long-term effects, the effective modulus of elasticity of the concrete is, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन गेट 2019 में ऑलरेडी आस्क था, यानी पूछा गया था, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलती की थी। गलती क्या की थी ये मैं क्वेश्चन में आगे समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें इफेक्टिव मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है। तो इफेक्टिव मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है ECE इज इक्वल टू EC डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा। क्वेश्चन ये फॉर्मूला सारे लोगों को पता है, EC की वैल्यू भी सबको पता होगी, लेकिन थीटा में असली खेल है, ठीक है। यहाँ पर जो थीटा है यानी कि क्रीप कोएफिशिएंट, इसमें असली खेल है। अब EC की वैल्यू हो जाएगी 5000 रूट FC के सभी को पता है, लेकिन थीटा क्या करोगे, ठीक है। असली ये जो पूरा क्वेश्चन है इसमें थीटा ही अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना क्वेश्चन गलत ही होगा। अब यहाँ पर जो थीटा है उसको समझते हैं। थीटा है क्रीप कोएफिशिएंट, क्रीप कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ECR डिवाइड बाय ECE। ये ECR का मतलब है कि अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेंथ, ठीक है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेंथ, और ये है ECE यानी कि इलास्टिक स्ट्रेंथ। अब क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, तो यहां पर मैं लिखता हूं टोटल स्ट्रेन माइनस इलास्टिक स्ट्रेन, टोटल स्ट्रेन माइनस इलास्टिक स्ट्रेन, ये हो जाएगा आपका क्रीप स्ट्रेन। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको नहीं पता तो नोट डाउन कर लो कि क्रीप स्ट्रेन इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेन माइनस इलास्टिक स्ट्रेन डिवाइड बाय ECE इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। अब यहां पर टोटल स्ट्रेन कितना गिवन है, टोटल स्ट्रेन है जो 13 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 8, क्योंकि लिखा है जो लोड है वो लॉन्ग टाइम तक रहने दिया, तो क्या हुआ, स्ट्रेस इंक्रीज टू 13 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 8। तो थीटा इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 8 माइनस ये है टोटल स्ट्रेन। बहुत सारे लोगों ने 2019 में भी जब क्वेश्चन पूछा गया तो क्या किया था कि 13 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 8 डिवाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन ले लिया, जो कि काफी गलत है। यहां पर हमें टोटल स्ट्रेन में से इलास्टिक स्ट्रेन माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके हमें क्रीप स्ट्रेन मिलेगा। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 8 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 8। 10 रेज़ टू माइनस 8 का यहाँ पर ऊपर नीचे कोई काम नहीं है, तो थीटा हो जाएगा 13 माइनस 6 डिवाइड बाई 6, ठीक है। थीटा हो जाएगा 13 माइनस 6 डिवाइड बाई 6, यानी कि कहने का मतलब है कि थीटा हो जाएगा 7/6। जब थीटा हो जाएगा 7/6 तो ये थीटा को डायरेक्टली इस फॉर्मूला में ही रखना है, और कुछ करना तो है नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5000 अंडर रूट FC के M30 है, तो ये हो जाएगा 1 + 7/6। तो यहाँ पर ECE की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ECE की वैल्यू आ जाएगी 1 2, अच्छा
ECE की वैल्यू फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि सही आंसर आ जाए। 5000 मल्टीप्लाई बाई √FC के डिवाइड बाई 1 + 7 डिवाइड बाई 6, तो ये आ रही है 12639.75 MPa। ठीक है, आई होप कि आप सभी का भी यही आंसर आ रहा होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 73 की, तो क्वेश्चन नंबर 73 में 3 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट क्या गिवन है वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 गिवन है, द लैप लेंथ इन कंप्रेशन शेल बी इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ LD बट नॉट लेस देन 24/5। स्टेटमेंट 2 में गिवन है, द लैप लेंथ इन द फ्लेक्सुरल टेंशन शेल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ बट नॉट लेस देन 35। स्टेटमेंट 3 गिवन है, द लैप लेंथ इन डायरेक्ट टेंशन शेल बी इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ बट नॉट लेस देन 35। फ्रॉम द अबोव स्टेटमेंट सिलेक्ट द राइट चॉइस फ्रॉम द ऑप्शन, और यहाँ पर लिखा है इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन गिवन इन IS 456/2000। अब यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन जो गिवन है इसके अंदर हमें जो रिक्वायर्ड है वो IS 456 का नॉलेज। IS 456 के क्लॉज नंबर 26.2.5.1 C and D वो आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा। अब यहाँ पर मैं करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ाऊँ। करेक्ट स्टेटमेंट है, द लैप लेंथ इन कंपैरिजन शेल बी इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ बट नॉट लेस देन 24/5। तो ये जो हमारे स्टेटमेंट 1 गिवन है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, क्योंकि IS 456 में भी यही गिवन है कि अगर कंपैरिजन है तो कंपैरिजन के अंदर लैप लेंथ जो है वो मैक्सिमम ऑफ डेवलपमेंट लेंथ और 24/5 होनी चाहिए। 5 जो है वहाँ डायमीटर है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो द लैप लेंथ इन फ्लेक्सुरल टेंशन शेल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द डेवलपमेंट लेंथ, ये तो गलत है ना स्टेटमेंट, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि फ्लेक्सुरल टेंशन में क्या होगा कि लैप लेंथ शुड बी इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ बट नॉट लेस देन 35। और यहाँ पर क्या गया है, कहा गया है स्टेटमेंट 2 के अंदर कि 2 टाइम्स डेवलपमेंट लेंथ, तो ये गलत है। 2 टाइम्स कब होगा, जब डायरेक्ट टेंशन में होगा, और यही है हमारा क्लॉज नंबर 26 का सही स्टेटमेंट। द लैप लेंथ इन डायरेक्ट टेंशन शेल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेवलपमेंट लेंथ, तो डायरेक्ट टेंशन में ट्वाइस 2 LD आना चाहिए और 35। तो यहाँ पर लैप लेंथ इन डायरेक्ट टेंशन स्टेटमेंट 3 के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ LD कहा गया है, जो कि गलत बात है। तो डायरेक्ट टेंशन में ट्वाइस LD वाली बात आनी चाहिए, और यहाँ पर अगर फ्लेक्सुरल टेंशन है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ LD वाली बात आनी चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर लिखा है 2 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है। अगर आपको ये क्लॉज के बारे में नहीं पता तो आप IS 456 क्लॉज नंबर 26.2.5.1 C and D पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 73। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 में गिवन है, अ स्टील सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ शियर एंड बेंडिंग। ठीक है, एक स्टील सेक्शन जो है वो शियर और बेंडिंग दोनों के कॉम्बिनेशन पर सब्जेक्ट कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अप्लाइड फैक्टर्ड अप्लाइड, और यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में फैक्टर शियर फोर्स इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक सेक्शन जो है उसके अंदर फैक्टर शियर फोर्स जो सेक्शन पर अप्लाई हो रहा है वो है 300 किलोमीटर। ठीक है, और शेयर कैपेसिटी ऑफ सेक्शन गिवन है VS, यानी कि सेक्शन की जो शेयर कैपेसिटी है वो 422 किलोन्यूटन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाई शेयर किसे कहते हैं और लो शेयर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स हाई शेयर कहते हैं व्हेन V इज ग्रेटर देन 0.6 VS। व्हेन V इज ग्रेटर देन 0.6 VS तो ये हो जाएगा हाई शेयर, और सेकंड केस है लो शेयर का, व्हेन V इज लेस देन और इक्वल टू 0.6 VS। ठीक है, when V greater than और when V is greater than 0.6 VS तो ये हो जाएगा हाई शेयर, एंड when V is less than और इक्वल टू 0.6 VS तो ये हो जाएगा लो शेयर। तो अगर आपको ये पता है तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें ये करना है कि 0.6 VS करना है और उसको चेक कर लेना है कि वो V से ग्रेटर देना है या V से लेस देना है। तो 0.6 VS करते हैं, 0.6 VS इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाई 422, तो ये कितना आ जाएगा 0.6 422 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 253.2 किलोमीटर।
253.2 किलो न्यूटन। ये किससे छोटा है? ये V से छोटा है, ठीक है, ये V से छोटा है, यानी कि जो 300 किलो न्यूटन है उससे छोटा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर केस कौन सा आ रहा है? V इज ग्रेटर देन 0.6 VS हो रहा है क्लियरली। जब V इज ग्रेटर देन 0.6 VS तो ये कौन सा हो जाएगा? हाई शियर। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर IS 800 2017 क्लॉज नंबर 8.2.13 आप वहां भी चेक कर सकते हैं कि व्हेन V इज ग्रेटर देन 0.6 VS तो ये हाई शेयर का केस हो जाएगा। और हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही करना था, हमने 0.6 VS करके देखा जो कि V से छोटा आ रहा था, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सेक्शन इज क्लासिफाइड एज हाई शेयर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन गिवन है अ रोल्ड आई सेक्शन बीम इज सपोर्टेड ऑन 98 mm वाइड बेरिंग ब्लेड एज शोन इन फिगर। थिकनेस ऑफ फ्लैंज एंड वेब ऑफ द आई सेक्शन आर 30 mm and 14 mm respectively. Root radius of the I section is 8.5 mm. Assuming material yield stress Fy is equal to 250 MPa and partial safety factor for material gamma m0 is equal to 1.10. As per IS 800 2007, the web bearing strength in kilonewton up to nearest integer is, ठीक है, वेब बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो आपको यहाँ पर IS 800 2007 क्लोज नंबर 8.7.4 में इसका फॉर्मूला भी मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन गेट 2019 में आ चुका है, ठीक है। कुछ नहीं करना, अगर आपको वेब बेरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला है एज पर IS 800 2007 क्लॉज नंबर 8.7.4 वेब बेरिंग स्ट्रेंथ FW इज इक्वल टू B1 प्लस N2T मल्टीप्लाई बाई Fy डिवाइड बाई गामा M0, ठीक है। अब यहां पर N2 जो है पूरा फॉर्मूला काफी सिंपल है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, लेकिन N2 जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। N2 इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई रूट रेडियस R प्लस थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ठीक है। जब N2 मिल जाएगा, N2 को यहाँ पर रखना है, B1 गिवन है, TW Fy गामा M0 सारी चीज़ें गिवन है, तो फटाफट से हम ये FW कैलकुलेट कर सकते हैं। FW इज इक्वल टू B1 कितना गिवन है 98 mm प्लस N2 है 2.5, रूट रेडियस R कितना गिवन है 30 प्लस 8.5 क्या है थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 8.5 है गिवन है, मल्टीप्लाई बाई TW थिकनेस ऑफ वेब थिकनेस है 14 मल्टीप्लाई बाई Fy 250 डिवाइड बाई गामा M0 1.1। ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वेब बेरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी 618 किलो न्यूटन, ठीक है। और वही पूछा गया था वेब बेरिंग स्ट्रेंथ। क्वेश्चन काफी सिंपल था, सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए कि वेब बेरिंग स्ट्रेंथ निकाल दे कैसे है, बाकी जो सिर्फ और सिर्फ सिंपल इसमें वैल्यू ही रखनी थी। और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन गेट 2019 में भी पूछा गया था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की, क्वेश्चन नंबर 76 काफी यूनिक है और आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अ प्रॉप कैंटिलीवर मेड ऑफ prismatic steel beam is subjected to a concentrated load of Q at midspan is shown in figure. If the magnitude of load Q is increased till collapse and plastic moment capacity of steel beam is 130 kilonewton into meter, the reaction R using plastic analysis is, ठीक है। अभी तक जो आपने जितने भी रिएक्शन वगैरह निकाली होगी वो यूजिंग इलास्टिक एनालिसिस यानी कि स्ट्रक्चर एनालिसिस वगैरह में जो करते हैं उसके तरीके से निकाली होगी, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन आर निकालनी है वो है यूजिंग प्लास्टिक एनालिसिस। तो यहाँ पर मैं आपको ये कुछ ड्रॉ करके बता दूं कि हमें करना क्या है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्यू लोड अप्लाई हुआ है और ये प्रॉप कैंटिलीवर है, ठीक है, और यहाँ पर है रिएक्शन आर। ये रिएक्शन आर आपको फाइंड करनी है कब, जब लोड जो है वो इतना इंक्रीज किया जाता है कि कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड Q इज इंक्रीज टिल कोलैप्स एंड द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ स्टील बीम इज 130 किलो न्यूटन इंटू, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तो दो क्वेश्चन आपको, पहला बेसिक जो स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो तो पता ही होना चाहिए कि भाई मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये वो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर प्लास्टिक एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए।
तो आपको पता होगा कि प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर जब बीम कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि प्रॉप कैंटिलीवर होता है और यहाँ पर सेंटर लोड अप्लाई होता है, तो एमपी की वैल्यू क्या होती है, कॉलेप्स लोड की वैल्यू क्या होती है, कॉलेप्स लोड की वैल्यू होती है WC = 6 MP / L। ठीक है, ये पॉपुलर फॉर्मूला है। अगर आपने प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा कि प्रॉप कैंटिलीवर कॉन्सेंट्रेटेड लोड अप्लाइड एट सेंटर WC कॉलेप्स लोड = 6 MP / L। ठीक है, अब यहां पर कहने का मतलब ये कि ये WC असल में क्या होगा, हमारे क्वेश्चन के लिए हो जाएगा Q। क्यों हमारे क्वेश्चन के लिए Q हो जाएगा, क्योंकि यही तो कहा गया है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड Q इज इंक्रीज्ड टिल कॉलेप्स, तो कॉलेप्स लोड जो है वो हमारा यहां हो जाएगा Q हो जाएगा। अब Q की वैल्यू यहां से हमको मिल जाएगी 6 MP की वैल्यू गिवन है, प्लास्टिक मोमेंट 130 किलो न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ कितनी है यहां पर गिवन है 6 मीटर, तो कहने का मतलब Q है जो आपका वो हो जाएगा 130 किलो न्यूटन। ठीक है, अब एक बार आपको Q मिल गया, अब आसानी से आपको R मिल जाएगा। कैसे R मिल जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर जो हम मोमेंट लेते, ठीक है, ये एंड पर हम मोमेंट लेंगे तो ये हो जाएगी MP के बराबर। ठीक है, फिक्स एंड पर MP के बराबर मोमेंट होगी, तो सिंपली हम क्या करेंगे, R × 6, R × 6, और यहां पर R × 6 तो कर दिया, लेकिन ये जो MP का जो डायरेक्शन है, MP का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। MP का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये किसके साथ होगा, प्लस MP हो जाएगा = Q × लेंथ, और यहां पर लेंथ कितनी है 3 मीटर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, टोटल 6 मीटर है, तो ये हो जाएगा 3 मीटर, तो ये हो जाएगा Q × 3। और यहां से हमें Q भी पता है, MP भी पता है, सिर्फ R ही बाकी है, तो आसानी से मिल जाएगा R × 6 प्लस MP 130 गिवन है, और यहाँ पर ये 130 आ चुका है, तो 130 × 3, तो R × 6, ये 3 बार 130 और -130 करिए तो ये हो जाएगा 2 × 130, तो 2 × 130, तो R हो जाएगा 2 × 130 डिवाइड बाई 6, तो R की जो वैल्यू है, तो R की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 43.33 किलो न्यूटन, 43.33। तो ये क्वेश्चन में आपको दो चीजें ध्यान रखनी थी, एक तो प्लास्टिक एनालिसिस का कांसेप्ट, और बेसिक जो हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में फाइंड आउट करते हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपने पहली बार ये क्वेश्चन देखा है तो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 77 की, तो क्वेश्चन नंबर 77 में ये तो पता चल जाएगा आपको कि करना क्या है, लेकिन वो करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पर सेंट्रॉइड वगैरह का क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ मेजर एक्सिस टू माइनर एक्सिस ऑफ गिवन आई सेक्शन इज, ठीक है, वेब थिकनेस = फ्लैंज थिकनेस = 100 mm। कंसिडर नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि आपको नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है। तो द रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, लेकिन उससे पहले हमें ये आई सेक्शन को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, तभी हमको मिल जाएगा ZP और ZY। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, इन दोनों का रेशियो। ये कितना है हमारे पास 100 mm और ये भी 100 mm, टोटल है हमारे पास 1700। अच्छा, तो ये है हमारे पास 1700 mm और ये है हमारे पास 100 mm। ठीक है, थिकनेस कितनी है, थिकनेस भी है 100 mm, ये भी 100 mm, यानी सब कुछ जो है वो यहाँ पर 100 mm के अकॉर्डिंग ही है। और लेकिन यहाँ पर जो टोटल डेप्थ है वो 1700 mm। ठीक है, ये है 100,000 mm, 100 mm, ये भी है 100 mm। तो सबसे पहले हम प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ मेजर एक्सिस फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि ZP XS। ठीक है, ये फाइंड आउट ZP XS करेंगे तो हमें सेक्शन को कहाँ से करना पड़ेगा, ब्रेकडाउन यहाँ से करना पड़ेगा। ZP XS = A/2 Y1 + Y2। ठीक है, ये है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस फाइंड आउट करने का, A/2 Y1 + Y2। ठीक है, अब क्योंकि ये पूरा सेक्शन जो है वो सिमेट्रिक है, तो हमें Y1 भी यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहां से सेंटर से, और यहां से फाइंड आउट। लेकिन ये जो सेंटर है ये कितना है भाई, 1700 का आधा करेंगे तो हो जाएगा, 1700 का हम आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1700
डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 850, और यहां से भी अगर ऊपर जाए तो ये हो जाएगा 850। ठीक है, तो पहले हमें ये जो आई सेक्शन को देखना है, ये एक्स एक्स अकॉर्डिंग जो मेजर एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग देखना है, इसके बाद हम माइनर एक्सिस का करेंगे। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया ना कि y1 और y2 सेंटर्ड एक्सिस यानी कि इक्वल एरिया कहाँ होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो इक्वल एरिया यहाँ पर सेंटरॉइड पे होगा। तो इक्वल एरिया एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें y1 और y2 तो ढूंढना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात समझना चाहिए कि यहाँ पर y1 इज इक्वल टू y2 होगा, ठीक है। सिमेट्रिक सेक्शन है, ऊपर से y1 फाइंड करो या नीचे से फाइंड आउट करो, y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि एक बार मैं y1 फाइंड आउट कर लेता हूं, उसके बाद सिर्फ मुझे y2 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, और a/2 तो मैं इसका जो टोटल एरिया है उसका आधा कर ही लूंगा। अब यहां पर y1 में कैसे फाइंड आउट करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। y1 फाइंड आउट करने के लिए यहां पर मैं दो सेक्शन कंसिडर करता हूं, एक तो ये वाला और एक है ये वाला, ठीक है। इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं 2 नाम दे देता हूं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी आसानी है वैसे। तो ये हो जाएगा, अगर 1 की बात करूं मैं तो ये हो जाएगा a1 y1 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई, ये एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया। अभी यहां से अगर मुझे सेंटर पर जाना है, यहां से सेंटर पर जाना है, तो ये कितना होगा, टोटल है हमारे पास यहाँ पर 1500, ठीक है, क्योंकि टोटल 1700 है, यानी कि 1700, उसमें से ऊपर से 100 माइनस कर दिया, नीचे से 100 माइनस कर दिया, तो इधर बच गया 1500। अब 1500 बीच में है तो ये हो जाएगा 750, इतना हो जाएगा 750, और यहाँ से अगर मैं 100 का आधा करूँ तो ये हो जाएगा 50। कहने का मतलब है कि यहाँ हो जाएगा 800, ठीक है। तो यहां मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 800। ये तो बात हो गई सेक्शन 1 की। सेक्शन 2 की बात करो तो इसके लिए मैं करूंगा 750, ठीक है, इतना 750, और उसका जो है 100 mm वेब एरिया, ठीक है, वेब जो है थिकनेस उसकी 100 mm है, और यहां पर और एक मल्टीप्लाई होगा 750 डिवाइड बाई 2 y बार, ठीक है। और ये टोटल के नीचे में क्या लिखूंगा, एरिया लिखूंगा। जब टोटल के नीचे में एरिया लिखूंगा, तो वो एरिया कितना हुआ, ये इतना एरिया कितना है, आधा एरिया है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a डिवाइड बाई 2, ठीक है, a डिवाइड बाई 2। ये a डिवाइड बाई 2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब इसको मैं यहां पुट करूंगा तो ये डायरेक्टली यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब ये आप कैलकुलेट कर लो, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 800 प्लस 750 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 750 डिवाइड बाई 2, तो ये आ रहा है कुछ। तो फ्रेंड्स y1 आपका आ जाएगा 361, इसको मैं अगर पावर में लिखूं तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 10⁶, तो ये हो जाएगा 36.125 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ और डिवाइड बाई a2, ठीक है। ये हो जाएगा 36.125 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ और नीचे a2 है, और ये y1 बार और y2 बार दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो कहने का मतलब है कि ZP एक्सेस इज नथिंग बट a डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 36.125 मल्टीप्लाई बाई 10⁶, और ये कितनी बार है, y1 और y2 दोनों एक है तो 2 बार है, डिवाइड बाई a2, ठीक है। तो यहां से a2 कैंसिल हो गया, तो ZPXS आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 पॉइंट, इसका मल्टीप्लाई बाई 2 भी तो करना है, तो ये हो जाएगा 72.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁶। तो अभी तो हमने फाइंड आउट क्या है, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब हमें यही सेक्शन को माइनर एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और हमें ZPYY फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस अबाउट एक्स एक्सिस हमने फाइंड आउट किया 72.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁶, किस में आ जाएगा, mm³ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फ्रेंड्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस अबाउट YY एक्सिस। तो अब भाई यहां से ये सारी चीज को हटाता हूं और सेक्शन को फिर से एक बार देखेंगे माइनर एक्सिस से पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स अब हमें फाइंड आउट करना है ZPYY यानी कि प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस अबाउट YY एक्सिस। तो जैसा हमने ZP एक्सिस फाइंड आउट किया था वैसे ही हम
जेड पी वाई वाई फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सिर्फ वाई बाई बार चेंज होगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, ठीक है। तो अब इसी में अगर माइनर एक्सिस कौन सी होगी, तो माइनर एक्सिस होगी ये वाली, क्योंकि यहां से भी सिमेट्रिक है। तो अगर मैंने वाई बार यहां से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस से कैलकुलेट कर लिया, तो सिमिलरली y1 इज इक्वल टू y2, ठीक है। कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने y1 फाइंड आउट कर लिया तो उसको मुझे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन आपको ये पूरा आधा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा y1 फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा y1 फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर मैं आधा एरिया करूं तो यहाँ पर आप देखो तो पूरा एरिया जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कौन से 3 हिस्से? पूरा एरिया जो है वो पहला तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, इतना रेक्टेंगल, दूसरा नीचे वाला रेक्टेंगल, और यहाँ पर एक ये जो है वर्टिकल रेक्टेंगल बनेगा। ये 3 एरिया 1, इसको मैं दे देता हूँ 2 और 3, ये 3 एरिया में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से मैं y बार निकाल लूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ZP YY आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा समझना टफ है, लेकिन एक बार आपको ये समझ में आ गया तो फिर ऐसे कितने भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर पाओगे। अब यहाँ पर अगर मैं इतना हिस्सा कंसिडर करूं तो ये कितना होगा, इसका डायमेंशन ये है 100 और ये है 50, ठीक है, क्योंकि आधा कट करूंगा तो ये 50 ही बचेगा। कहने का मतलब है कि मैं अगर y1 कंसिडर करूंगा तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 100 का आधा नहीं करना। अब क्योंकि यहाँ पर ये सेंट्रोइड एक्सिस है, क्योंकि माइनर एक्सिस से हम पूरे सेक्शन को देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर मैं जाऊंगा तो 50 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा हमारा y बार, कौन से सेक्शन 1 के लिए। और ये सेक्शन कितनी बार है? 2 बार है, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला सिमेट्रिक है, तो यहाँ से मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिमिलरली अब हमारे पास सेक्शन 3 ही बाकी है, तो सेक्शन 3 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500। 1500 क्यों होगा? क्योंकि पूरा 1700 है, ऊपर से 100 माइनस, नीचे से 100 माइनस, तो बाकी कितना रहा 1500 mm। और ये टोटल थिकनेस जो है वो 100 mm है, टोटल थिकनेस 100 mm है, तो उसका आधा करेंगे तो ये कितना बचेगा 50, ठीक है। इसका आधा करेंगे तो 50 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाई 50। ये तो एरिया हुआ। अब उसका y बार लेना है तो 50 डिवाइड बाई 2 कर दो, 50 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सारी चीजें हमने जो y बार हमेशा ध्यान रखना सेंट्रोइडल एक्सिस से ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 1500 मल्टीप्लाई बाई हमने 50 कर दिया, और y बार के लिए 50 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई क्या करेंगे आधा एरिया यानी कि a/2। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 2, और ऐसा कितनी बार है 2 बार है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, प्लस 1500 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं इसको 10⁻⁶ के पावर में लिखूं तो ये हो जाएगा 2.125 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ डिवाइड बाई a/2। और ये y1 बार और y2 बार दोनों सेम है, तो ZP YY हो जाएगा आपका a डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई y1 कितना था आपका 2.125 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, और y2 भी सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ डिवाइड बाई a/2। तो ZP YY आपका आ जाएगा, ZP YY आपका आ जाएगा 4.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, ठीक है, 4.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। और फ्रेंड्स हमारा ZPXX कितना आया था? ZPXX आया था 72.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, ये था हमारा ZPXX। और हमें क्या पूछा गया था? रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस अबाउट मेजर एक्सिस डिवाइड बाय माइनर एक्सिस। कहने का मतलब है कि ये पूरा हमने सीखा, अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालना है, किसका? ZPXX डिवाइड बाय ZPYY। कहने का मतलब है कि आपका फाइनल आंसर होगा 72.25 डिवाइड बाय 4.25। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ZPXX डिवाइड बाई ZPYY, तो आंसर आएगा 17 यानी कि 17। तो आपका भी आंसर यही आ रहा होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको सेक्शन के बारे में जानने मिला होगा कि माइनर एक्सिस से आपको ZP
कैसे निकालना है और मेजर एक्सिस से आपको ZP कैसे निकालना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 78 की, तो क्वेश्चन नंबर 78 में गिवन है अ सिंपली सपोर्टेड बीम is subjected to a maximum factored shear force which is less than the 60% of design shear strength. In case of laterally supported beam, the design bending strength will be. कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है कि फैक्टर शेयर फोर्स यानी कि V जो है वो लेस देन 0.6 VS डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बीम। कहने का मतलब ये कि अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले लो शेयर और हाई शेयर वाला कंसेप्ट देखा, उसे ही यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर लो शेयर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर लो शेयर बिकॉज V इज लेस देन 0.6 VS। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये समझाया। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ। तो डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है उसका फॉर्मूला है M इज इक्वल टू, अब यहां पर एक बात आप ध्यान रखो कि अगर डिजाइन लेटरली सपोर्टेड बीम है, इतना तो हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। लेटरली सपोर्टेड बीम के अंदर भी दो पार्ट है, एक तो है लो शेयर और हाई शेयर। अब जब लो शेयर की बात करें, क्योंकि यहां पर सेक्शन ऑलरेडी गिवन है कि लो शेयर है, तो लो शेयर के अंदर शेयर फोर्स का यहां पर बेंडिंग मोमेंट के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये आपको कहां देखने को मिलेगा, IS 800 2017 IS 800 2007 क्लोज नंबर 8.2.1.2, वहां पर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा MB इज इक्वल टू बीटा बी मल्टीप्लाई बाई ZP FY गामा M0। ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास लिटरली सपोर्टेड बीम हो और साथ साथ में लो शेयर का केस हो, तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आपको ये फॉर्मूला पता है तो बाकी चीजें तो आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन क्या बीटा बी की वैल्यू गिवन है? हाँ, अच्छा, बीटा बी इज इक्वल टू 1 गिवन है तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। बीटा बी 1 रख देते हैं। अगर बीटा बी की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम लेते बीटा बी इज इक्वल टू ZE डिवाइड बाई ZP। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीटा बी की वैल्यू 1 गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। ZP की वैल्यू क्या है? ZP की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 240 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन हम किस में लेते हैं, न्यूटन और mm को कंसिडर करते हैं ताकि MPa में हमारा आंसर कुछ आ जाए। तो यहाँ पर 240, अच्छा, हमें यहाँ पर आंसर किस में देना है, किलो न्यूटन इंटू मीटर में देना है, तो भी कोई बात नहीं, हमारा जो आंसर आएगा उसको 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन पहले की जो 240 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, इसको अगर mm क्यूब में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाई FY कितना है यहाँ पर हमारे पास 250, तो 250 लिख दिया। गामा M0 कितना है हमारे पास 1.10। ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54.54 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ न्यूटन इंटू mm, ठीक है। लेकिन हमें आंसर रिक्वायर्ड है किलो न्यूटन इंटू मीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 54.54 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ। यहां पर IS 800 2017 क्लोज नंबर 8.2 में आप पढ़ोगे तो आपको ये एक और कंडीशन गिवन है कि आपने ये तो चेक कर लिया कि लिटरली सपोर्टेड बीम है, लो शेयर का केस है, उसके अंदर आपको यहां पर मोमेंट इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में गिवन है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि ये जो वैल्यू आई ये होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 1.2 ZE FY गामा M0, ठीक है। एक और कंडीशन आपको यहां पर चेक करनी पड़ेगी क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर कैंटिलीवर होता तो यहां पर 1.2 की जगह 1.5 आता। तो अभी यहां हमने जो आंसर निकाल लिया है ये भी सफिशिएंट नहीं है, हमें एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी 1.2 ZE FY गामा M0 से क्या ये वैल्यू कम है? अगर कम है तो ये प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं कम है तो हमें ये वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं 1.2 ZE कितना है? ZE जो है वो है 198, ठीक है, 198 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो हमें 10⁻³ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइड बाई 1.10। और ये आप कैलकुलेट करोगे जैसा कि मैंने लिखा 1.2 ZE FY गामा M0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 54 किलो न्यूटन।
ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारा आंसर जो है वो 54.54 किलो न्यूटन आ रहा था, और जब हमने कंडीशन अप्लाई करके चेक किया तो कंडीशन के अकॉर्डिंग 54 किलो न्यूटन आंसर आ रहा है। तो अब कौन सा अप्लाई करोगे आप, 54.54 या 54? तो जैसा कि मैंने कहा कि जो माइनर यानी कि कम वैल्यू है वही अप्लाई करेंगे, तो आपका सही आंसर 54.54 नहीं, बल्कि आपका सही आंसर होगा ओनली 54 किलो न्यूटन। बहुत बारीक डिफरेंस था यहाँ पर कि यहाँ ये भी क्लोज टू 54 है, लेकिन 54 से तो ज़्यादा ही है, 54.54। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू नहीं ले सकते। ये वैल्यू जो है 1.2 ZeFy गामा M0 से कम होती तभी हम ले सकते थे, लेकिन 1.2 ZeFy गामा M0 इसकी वैल्यू 54 किलो न्यूटन इंटू मीटर है, तो हम ये अप्लाई करेंगे तो सही आंसर होगा 54 किलो न्यूटन इंटू मीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आने के लिए आपको थोड़ा IS कोड के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 79। फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की, तो क्वेश्चन नंबर 79 में गिवन है अ स्लैब बेस फॉर अ कॉलम ISHB 350 अबाउट 710 Newton per meter is subjected to a factored axial compressive load of 5000 kilonewton. Load is transferred to the base plate by direct bearing of column flanges. The depth of the section and width of the flange are 350 mm and 250 mm respectively. The minimum thickness of slab base is. Assume square base plate of 1000 mm size and concrete M30 grade. Fy is equal to 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन में करना क्या है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल यहाँ पर दिया गया है द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब बेस। स्लैब बेस जो है उसकी आपको मिनिमम थिकनेस निकालनी है और बाकी इन्फॉर्मेशन का यूटिलाइज आपको करना है। लेकिन वो निकालने से पहले हम क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड कर रहे हैं, तो यहाँ पर IS 800 2007 क्लॉज नंबर 7.4.3.1 में आप देखोगे तो वहाँ पर गिवन है कि मिनिमम thickness of slab base TS is equal to, so minimum thickness of slab base TS is equal to under root 2.5 WA square minus 0.3 B square multiply by gamma M0 divided by Fy। ठीक है, ये फॉर्मूला है थिकनेस ऑफ स्लैब बेस का। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमें सारे पैरामीटर्स पता है तो हम आसानी से TS निकाल सकते हैं, लेकिन सारे पैरामीटर्स पता होने के लिए हमें पैरामीटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर W जो है, ठीक है, 1 by 1 स्टार्टर 2.5 तो कांस्टेंट है। W क्या है, W जो है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में बेरिंग प्रेशर है। बेरिंग प्रेशर कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल टू P डिवाइड बाई एरिया, टोटल एरिया। अब बेरिंग प्रेशर के लिए हमारे पास यहाँ पर कंप्रेसिव लोड दिया हुआ है, टोटल कितना लग रहा है, तो ये है 5000 किलो न्यूटन। तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ एरिया टोटल कितना होगा। अच्छा, अज्यूम स्क्वायर बेस प्लेट, और बेस प्लेट जो है उसकी साइज है 1000 mm, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये 10⁻6 इस तरीके से कैंसिल होकर W हमारे पास हो जाएगा 5 न्यूटन और mm स्क्वायर। बेरिंग प्रेशर W की वैल्यू मिल गई। A और B की बात कर ले, गामा M0 और Fy तो सभी को पता है। A की बात कर ले तो A जो है वो ग्रेटर प्रोजेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेटर प्रोजेक्शन की हम बात कर ही रहे तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल जो बेस प्लेट है उसके अंदर से हम 350 माइनस कर देंगे तो बाकी जो हिस्सा बचेगा उससे हम निकाल सकते हैं। तो टोटल जो स्क्वायर बेस प्लेट है वो है 1000, ठीक है। एक साइड जो है वो है 1000 mm की, 1000 mm साइज है, और यहाँ पर द डेप्थ ऑफ सेक्शन एंड विड्थ ऑफ फ्लैंज इज इक्वल टू। अच्छा, एक काम करो, ये A और B समझने के लिए एक फिगर की मदद लेते, ठीक है, ड्रॉ करके समझते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, ये है 1000 mm, ये है 1000, इधर भी है 1000, और यहाँ पर हमें गिवन है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम ISHB, और यहाँ पर थिकनेस ऑफ फ्लैंज और थिकनेस ऑफ वेब गिवन है क्या। अच्छा, द डेप्थ ऑफ सेक्शन एंड विड्थ ऑफ फ्लैंज गिवन है। डेप्थ ऑफ सेक्शन तो ये कुछ इस तरीके से गिवन है। डेप्थ कितनी है, डेप्थ है हमारे पास 350, ये है 350, और विड्थ कितनी है हमारे पास, विड्थ जो है वो है 250, ठीक है।
अब प्रोजेक्शन आपको निकालना है। यहाँ पर ध्यान दो, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा कि 1000 जो है 1000 माइनस डेप्थ करूंगा 350, तो प्रोजेक्शन यहाँ पर कुछ मिलेगा, यहाँ पर कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर अगर 1000 माइनस, अच्छा अभी मुझे नहीं पता कि प्रोजेक्शन क्या मिलेगा, दो वैल्यू आएगी, जो बड़ी होगी उसको मैं ए के दूंगा, जो छोटी होगी उसे मैं बी के दूंगा। तो 1000 माइनस 350 तो कोई वैल्यू आएगी, और ये है बाकी प्रोजेक्शन की वैल्यू। लेकिन ये प्रोजेक्शन टू साइडेड है, इसको वन साइड करना हो तो डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएंगी 1000 माइनस 350, डेप्थ माइनस की मैंने और डिवाइड बाई 2 किया, क्योंकि मुझे वन साइड प्रोजेक्शन चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 325 mm। ठीक है, 325 mm आ गया। अब दूसरा प्रोजेक्शन कैसे होगा कि 1000 ये वाला माइनस 250 करूं और उसके बाद जो प्रोजेक्शन टू साइड होगा और डिवाइड बाई 2 करूंगा तो वन साइडेड बन जाएगा। तो 1000 माइनस 250 डिवाइड बाई 2। ठीक है, प्रोजेक्शन वाली बात ध्यान रखना कि आपको ग्रेटर प्रोजेक्शन है उसको ही ए बोलना है और जो माइनर प्रोजेक्शन है उसको ही बी बोलना है, क्योंकि अभी मेरे पास ये वैल्यू नहीं है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी तो मैं इसको ए के दूंगा। तो 1000 माइनस 250 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 375 mm। अब आप देखो 325 है एक तरफ और एक तरफ है 375, ऑब्वियस बात है कि मैं a इज इक्वल टू 375 ले लूंगा और b इज इक्वल टू 325 ले लूंगा, क्योंकि a जो है वो ग्रेटर प्रोजेक्शन है और b जो है वो माइनर प्रोजेक्शन है। अब a और b की वैल्यू मिल गई, गामा m0 की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है 1.10, fy 250, w हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये सारी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला रखनी है, ये फॉर्मूला में रखोगे तो आपकी ts की वैल्यू आ जाएंगी कितनी 78 mm। ts की वैल्यू आ जाएगी 78 mm। ये सारी वैल्यू इसमें ही सिर्फ पुट करनी है। मैंने आपको समझा दिया ए और बी कैसे फाइंड आउट करना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बात करें अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 80 की। तो क्वेश्चन नंबर 80 काफी सिंपल दिख रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या गिवन है, द कोलैप्स लोड फॉर गिवन फिगर इज। गिवन फिगर क्या है, तो गिवन फिगर कुछ इस तरीके से है, ये है ट्वाइस MP और ये है हमारे पास MP। ठीक है, ये है 4 मीटर और यहां पर भी ये है 4 मीटर, यानी कि आधा बीम जो है वो 4 मीटर का है लेकिन उसके अंदर ट्वाइस MP अप्लाई होगा, और दूसरा जो सेकंड हाफ है वो भी 4 मीटर का है लेकिन उसके अंदर MP। और लोड कहाँ लग रहा है, कैंटिलीवर जो बीम है उसके फ्री एंड पर, ये है हमारे पास 3P। तो हमें फाइंड आउट करना है कोलैप्स लोड। अब कोलैप्स लोड फाइंड आउट करना है। कोलैप्स लोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले कोलैप्स लोड फाइंड आउट तो करना है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिक हिंज कहाँ पर लगेंगे। प्लास्टिक हिंज एक बार हमें पता चल जाएगा तो प्लास्टिक हिंज यहाँ पर, एक तो ये लोड के नीचे अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके बाद तो बीम ही नहीं है, तो प्लास्टिक हिंज जो है वो 2 सेक्शन पर लगेगी। कौन सा, एक तो यहाँ पर जो फिक्स वाला सेक्शन है वहाँ पर, और दूसरा कि जहाँ पर ये जो बीम है इसकी MP चेंज हो रही है, यानी कि प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी चेंज हो रही है वहां पर। तो यहां पर अगर मैं केस 1 कंसीडर करूं कि प्लास्टिक हिंज में यहां पर अप्लाई करता हूं, प्लास्टिक हिंज यहां पर अप्लाई करता हूं, तो इस तरीके से कुछ बीम बन जाएगा, ये हो जाएगा MP। और प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी में यहां पर अप्लाई कर, प्लास्टिक हिंज यहां पर अप्लाई करता हूं तो MP यहां पर, अच्छा यहां पर मैं MP नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 MP गिवन है, तो यहाँ पर MP नहीं लिख सकता, 2 MP लिखना पड़ेगा। अगर 2 MP यहाँ पर लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा, ये लोड 3P के कारण, और ये हो जाएगा Y। तो ये हो जाएगा 2 MP, ये कितना जनरेट होगा थीटा, 2 MP थीटा इंटरनल, और एक्सटर्नल को हमारे एक्सटर्नल जो डिफ्लेक्शन है ये हो जाएगा इंटरनल डिफ्लेक्शन ट्वाइस MP थीटा, और एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन 2PY जितना हो जाएगा। ठीक है, जब ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल को मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे यहाँ पर कोलैप्स लोड P की वैल्यू मिलेगी। कोलैप्स लोड P की वैल्यू P इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर Y की वैल्यू मेरे पास अभी नहीं है, Y में क्या लग सकता हूँ, तो सिंपल है भाई, tan थीटा इज इक्वल टू Y डिवाइड बाई टोटल L यानी कि 8 मीटर, और tan थीटा हम लेते हैं इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा Y डिवाइड बाई 8। कहने का मतलब है कि Y इज इक्वल टू 8 थीटा। तो y इज इक्वल टू 8 थीटा मुझे यहाँ पर लेना है,
तो अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ट्वाइस एम पी थीटा इज इक्वल टू 3p मल्टीप्लाई बाई वाई 8 थीटा, कुछ इस तरीके से। 8 थीटा है तो यहाँ पर 2 से वहाँ पर 4 हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल, तो एम पी डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, तो p की वैल्यू आ जाएगी एम पी डिवाइड बाई 12। ये तो केस 1 हुआ। केस 1 क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर फिक्स एंड पर मैंने प्लास्टिक हिंज अप्लाई की, लेकिन यहाँ पर सेक्शन जो है वो अपनी प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी चेंज कर रहा है ट्वाइस एमपी से एमपी तक, तो मुझे केस 2 भी लेना पड़ेगा। केस 2 में क्या करूँगा मैं, केस 2 में मैं यहाँ पर जो L/2 लेंथ है ना, L/2 लेंथ पर मैं प्लास्टिक हिंज अप्लाई करूँगा। तो L/2 अगर सेक्शन पर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 मीटर, ये हो जाएगा थीटा, और 3p तो यहाँ पर एज इट इज ही रहेगा, 3p तो एज इट इज ही रहेंगे। अब केस 2 की बात करो तो यहाँ पर अगेन हो जाएगा mp। अच्छा, कितने लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर mp क्यों लिया, ट्वाइस mp भी तो ले सकते थे, क्योंकि हाफ जो है हाफ लेंथ पर दोनों पॉसिबिलिटी है, ट्वाइस mp की भी पॉसिबिलिटी भी है और mp की पॉसिबिलिटी है, तो हमने mp क्यों लिया। तो एक बात हमेशा आप नोट कर के रखो कि जब भी इस तरीके से यहाँ पर दो हमारे पास प्लास्टिक एबिलिटी हो, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी हो, और हमें हिंज वहाँ पर अप्लाई करनी हो, तो हम लेंगे लोअर वाली प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। और ट्वाइस एमपी और एमपी में से लोअर कौन है, एमपी है, तो यहाँ पर हम एमपी थीटा लिखेंगे, ना कि ट्वाइस एमपी। और यहाँ पर ट्वाइस एमपी थीटा लिखने का पर्पज़ ये था, तो यहाँ पर तो और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, एम पी इंटू थीटा इज इक्वल टू 3p मल्टीप्लाई बाई वाई। ये है यहाँ पर y, ठीक है, 3p मल्टीप्लाई बाई वाई। अब यहाँ पर y क्या लेंगे, अगेन tan थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 4, और tan थीटा हम थीटा के जगह लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो y डिवाइड बाई 4, तो y इज इक्वल टू 4 थीटा, y इज इक्वल टू 4 थीटा, तो एम पी इंटू थीटा इज इक्वल टू 3p मल्टीप्लाई बाई 4 थीटा, तो अगेन यहाँ पर p इज इक्वल टू एम पी डिवाइड बाई 12। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये केस 1 में भी आंसर सेम आ रहा है, केस 2 में भी आंसर सेम आ रहा है, तो हम प्लास्टिक कॉलेप्स लोड क्या लेंगे, कॉलेप्स लोड विल बी एम पी डिवाइड बाई 12, ठीक है, कॉलेप्स लोड विल बी एम पी डिवाइड बाई 12। हाँ, अगर यहाँ पर दोनों में से कोई एक छोटा आता या बड़ा आता, तो हम कौन सी कॉलेप्स लोड कंसिडर करते हैं, कॉलेप्स लोड विल बी कंसिडर मिनिमम ऑफ 2, ये दोनों में से जो मिनिमम होता तब वो हम कॉलेप्स लोड कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास केस 1 में और केस 2 में आंसर सेम ही आ रहा है, तो यहाँ पर कॉलेप्स लोड होगा एम पी डिवाइड बाई 12। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। खास करके जो प्रोसीजर मैंने यहाँ पर फॉलो की वो आपको समझ में आनी चाहिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए। कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान लगेगा। आई होप कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन इस वीडियो में जो हुए हैं वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में देखेंगे अगले क्वेश्चन। थैंक यू।